वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेम के लिए मैथ्स का क्या सिलेबस है और फर्स्ट सेम में इसमें मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इंडेक्स में देखेंगे, इकाई 1 में यहाँ पर कवर हो जाता है संख्या तथा सांख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थायी मान बताया गया है। देन इकाई 2 आती है यहाँ पर, जिसमें गुणा भाग की संकल्पना और उसकी संक्रियाएं बताई गई हैं। इकाई 3 आती है जिसमें भिन्न की संकल्पना और गणितीय संक्रियाएं बताई गई हैं। इकाई 4 है यहाँ पर, जिसमें दशमलव संख्या की अवधारणा बताई गई है। दशमलव संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों के स्थायी मान तथा गणितीय संक्रिया के बारे में बात की गई है। इकाई 5 है यहाँ पर, जिसमें अपवर्तक, विभाजक जो होता है, गुणज जो होता है और सम अपवर्तक, समपरावर्त्य की धारणा को बताया गया है। इसके बाद इकाई 6 आती है यहाँ पर, जिसमें भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया है। एलसीएम एमसीएम के बारे में बताया, एचसीएफ के बारे में बताया गया है। इसके बाद 7th इकाई में यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना बताया गया है। इकाई 8 आती है यहाँ पर, जिसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बताया गया है और कई तरह के यहाँ पर ग्राफ के बारे में बताया गया है, जिसमें पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ आता है। 9th इकाई आती है, जिसमें सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध होता है और इनका जोड़ घटाना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इकाई 10th होती है, जिसमें तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र रेखाखंड, किरण, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। 11th में इकाई तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना सिखाया गया है, जिसमें 80 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है और 120 डिग्री का एंगल है। इकाई 12th आती है, जिसमें कोण के प्रकार बताए गए हैं। इसमें न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण के बारे में बताया गया है। इकाई 13 नंबर पे आती है, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की अवधारणा बताई गई है। इसके बाद लास्ट इकाई में यहाँ पर परिमिति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इकाई 1 आती है, जिसमें आपको सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस इकाई में सांख्यांक का बोध कराया जाएगा, अंकों का ज्ञान बताया जाएगा, शून्य अंक का ज्ञान और अंकों के स्थायी मान के बारे में बताया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर संख्या क्या होती है, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जिससे हम वस्तुओं को काउंट कर पाते हैं उसे ही नंबर कहा जाता है। सांख्यांक क्या होता है, तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे सांख्यांक कहते हैं। सांख्यांक का अर्थ ही होता है कि संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। सांख्यांक का मतलब हो जाता है कि एक संख्या को लिखने के लिए हम कौन से अंक का प्रदर्शन कर रहे हैं उसे सांख्यांक कहते हैं। इस तरह से इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। रोमन सांख्यांक कैसे होते हैं, तो जैसे घड़ी की सुइयां यहाँ पर डिफाइंड होती हैं 1 to 12, तो इस तरह से यहाँ पर रोमन अंक को दिखाया जाता है, जो कि हिंदी अरेबिक संख्या पद्धति पर आधारित हैं। इस तरह से यहाँ पर संख्या का बोध कराया गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए रोमन में कैसे लिखा जाता है, 1 to 10 को, 20 to 100 को ऐसे लिखा जाता है और 500 और 1000 को एम और डी से प्रदर्शित किया जाता है। 500 को डी से, 1000 को एम से। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे रोमन में ये संख्याएं लिखी जाती हैं। देन यहाँ पर संख्याओं को किस तरह से गिनना है वो बताया गया है। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई। फिर अंकों के स्थायी मान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्थायी मान का मतलब हो जाता है यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू है। एक आपको नंबर जैसे ये दे रखा है, तो इसमें से दोनों साथ के स्थायी मान को आपको बताना है। दोनों साथ के स्थायी मान को निकालने के लिए आप जैसे फर्स्ट संख्या यहाँ पर है 3, तो 3000 लिखेंगे क्योंकि इसके बाद में 3 संख्याएं हैं। देन सेकेंड संख्या यहाँ पर अंक आ जाता है यहाँ पर 4, तो 4 के बाद में 2 हैं, 00 लगाएंगे यहाँ पर 400 हो जाएगा। देन 7 है यहाँ पर, तो 1 0 लगाएंगे 70 हो जाएगा, फिर 7 लिख देंगे। दोनों
7 की स्थायी मान को बताया गया है यहाँ पर। तो पहले 7 का स्थायी मान 7 हो जाएगा, देन सेकंड नंबर पे जो 7 है इसमें 70 है, तो इसको 70 रखेंगे, एक दूसरे से प्लस कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर स्थायी मान हो गया, 7 का 7 ही रहेगा और दूसरे वाले का 70 हो जाएगा। तो जितने नंबर पर वो अंक होगा और उसके बाद जितने भी अंक हैं, उसके 0 हम बढ़ा देंगे उतने ही, तो वो यहाँ पर स्थायी मान हो जाता है। देन सेकेंड इकाई इसमें आती है जिसमें गुणा और भाग की संकल्पनाएं बताई गई हैं, संक्रियाएं बताई गई हैं। गुणे की संकल्पना बताई गई है, इसकी संक्रिया कराई गई है। उसके बाद भाग की संकल्पना, उसकी संक्रिया कराई गई है। तो यहाँ पर गुणा की संकल्पना देखने के लिए, जैसे ये आपको नंबर दिया गया है 2+2+2+2+2, तो यहाँ पर टोटल इसको प्लस जब हम करेंगे तो 10 हो जाएगा, और उसके बाद 2 का जोड़ 5 बार है, इसलिए 5 से इसको इंटू कर देंगे, तो ये नंबर जो इंटू करने पे आया वो 10 हो जाएगा। इस तरह से गुणे की जो है कॉन्सेप्ट आपको बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर ये 4 की टेबल को पूरा जो है डिफाइन किया गया है कि कैसे इंटू किया जाता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। देन अलग अलग उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया है कि कैसे जो है इंटू का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद भाग की पूरी संकल्पना कराई गई है यहाँ पर। भाग का मतलब हो जाता है जो आपको टोटल नंबर दे रखा है, और उसके बाद जो डिवाइड करने के लिए नंबर दिया गया है, उससे जब हम भाग करते हैं तो जो बचता है वही हमारा शेषफल हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो आता है वो हमारा भागफल कहलाता है। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ये भी दिए गए हैं कि अगर हम 0 को भाग करेंगे 5 से तो यहाँ पर हमेशा 0 आएगा। 0 को जब हम भाग करते हैं 16 से तब भी 0 आएगा। तो अगर 0 दिया गया है और उसको भाग करना है किसी भी संख्या से, तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वहाँ पर भागफल जो है हमेशा 0 ही आएगा। इसके बाद 1 से अगर हम भाग देते हैं किसी संख्या को, तो वो संख्या ही जो है भागफल होती है हमेशा। और अगर जितना नंबर है उतने ही नंबर को उतने ही नंबर से हम भाग देंगे, तो हमेशा जो भागफल होगा वो 1 आएगा। इस तरह से ये भाग की कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसके बाद तीसरी इकाई आती है, इसमें भिन्न के बारे में बताया गया है। भिन्न की संकल्पना क्या होती है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। भिन्न का मतलब हो जाता है ये पूरा भाग है, इसमें से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो जो है भिन्न कहलाता है। पहला भाग ऊपर हो गया और दूसरा भाग नीचे हो गया। इसमें से अगर हमें 3-4 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हुए तो हम ऐसे भिन्न करेंगे, 4 पार्ट करने हुए तो हम ऐसे भिन्न करेंगे। ये जो भाग होगा वो 1/4 भाग कहलाएगा इसमें से। इस तरह से ये भिन्न का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर समझिएगा, जैसे ये एक सर्कल है, इसमें से एक पार्ट जो है वो शेडेड है, और इसका जो है भिन्न बताना है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक भाग शेडेड है यहाँ पर, बाकी चारों भागों में से एक भाग इसमें आता है शेड में। उसके बाद दूसरा ये सर्कल है जिसमें से 2 भाग शेडेड में आते हैं, तो 2/4 हो जाएगा ये। इसके बाद 3 है यहाँ पर, तो 3 चारों में से 3 ऐसे भाग हैं जो शेडेड हैं, एक बच गया तो 3/4 का ये भिन्न बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भिन्न के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। नेक्स्ट इकाई 4th आती है यहाँ पर, जिसमें दशमलव संख्या की अवधारणा को समझाया गया है। पॉइंट कहाँ लगेगा, कितना महत्व है, कितना वैल्यूएबल है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सैकड़े का मतलब यहाँ पर 4 है, दहाई का मतलब 3 है, इकाई का मतलब 2, और दशमलव का मतलब यहाँ पर 5 हो गया। तो इस एग्जाम्पल के साथ में इसमें बताया गया है। हजारवां नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसमें से। इस तरह से ये एग्जाम्पल के साथ में दशमलव को समझाया गया है। दशमलव के साथ में जब जोड़ किया जाता है तो
जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा है हम प्लस करने के बाद उतनी ही संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। माइनस में भी सेम कॉन्सेप्ट ही रहता है और इनटू में भी आपका यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें ये होता है कि अगर एक संख्या के बाद में पॉइंट है, जैसे ये यहाँ पर 0.2 को 0.3 से जब हम इनटू करेंगे तो ये इनटू है, इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा वो दो संख्याओं के बाद में लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट भी इनटू होंगे तो दो संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद दो संख्या के बाद पॉइंट है, 0.02 को इनटू करेंगे 0.06 से, तो यहाँ पर जो आएगा शेषफल, जो भी डिवाइड करने के बाद में प्रोडक्ट आता है उसमें हम चार संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि 0.2 था, 0.02 था यहाँ पर और 0.06 था। इस हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है। देन यहाँ पर गुणनखंड की बात की गई है, गुणज की बात की गई है। नेक्स्ट आपकी इकाई आती है जिसमें भाज्य, अभाज्य, लघुत्तम और महत्तम के बारे में अवधारणा बताई गई है। तो ये आपको जो है पूरी सारणी यहाँ पर याद रखनी है। कुछ संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, उसके जो है आपको अपवर्तक बताए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, लघुत्तम का मतलब हो जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम इसको कहा जाता है। जैसे 16 है यहाँ पर, तो 16 को जब हम इंटू करेंगे, इसको पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो इस तरह से 16 का जो है एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा, देन 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से जो है डिवाइड करेंगे इसको 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 बार 4 आएगा यहाँ पे, 4 की 2 की पावर 4। इस तरह से ये जो है आएगा यहाँ पर। इसके बाद 32 का अगर निकालना है, इसको भी ऐसे कर लेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। फिर 40 का करना है तो ये भी आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कॉमन फैक्टर्स हैं। देन 2 की पावर 5 इसमें से ले लिया और 5 से इंटू कर दिया, तो ये जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा इसमें। 7 नंबर पे यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत के बारे में बताया गया है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब भी भिन्न जैसा ही होता है। परसेंटेज का मतलब हो जाता है कि एक सवा को 1/100 या 1% कहा जाता है। एक सवा अगर कोई बोल रहा है तो हम इसको जब लिखेंगे तो 1/100 लिखेंगे, और इसी के मान को 1% के नाम से जाना जाता है। प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है। फिर अगर किसी भिन्न का आपको प्रतिशत निकालना है, बाई चांस 3/5 दिया है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे 3/5 इंटू 100 इंटू 100। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 60% इसका मान निकल आता है। नेक्स्ट यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बताया गया है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ के बारे में। ये पिक्टोग्राफ हो गया यहाँ पर। देन बार ग्राफ के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है आंकड़ों को।
इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पर प्राप्तांक दिखाए गए हैं, यहाँ पर प्रशिक्षु के नाम दिखाए गए हैं ट्रेनीज के। देन यहाँ पर पाई ग्राफ आता है। पाई ग्राफ का मतलब हो जाता है एक सर्कल है, उसमें अलग अलग जो है यहाँ पर डेटा दिखाया जाएगा। तो इस तरह से मनोरंजन जो है 120 डिग्री है, बचत 20 डिग्री है, मनपसंद कार यहाँ पर 50 डिग्री है, कपड़ों में 50 डिग्री का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पाई ग्राफ दिखाया गया। नेक्स्ट यूनिट जो आएगी वो यहाँ पर सजातीय विजातीय मान के बारे में आती है, जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट 10th नंबर पे जो यूनिट आती है वो आपकी बिंदु रेखा, रेखाखंड, तलखंड, वक्र, किरण और कोण की संकल्पना के लिए आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु बताया गया, उसके बाद रेखाखंड के बारे में बताया गया। रेखाखंड का मतलब हो जाता है कोई भी लाइन, एक्स और वाई एक्सेस हो सकता है ये। तो इस तरह से तलखंड के भी बारे में यहाँ पर बताया गया। तलखंड में यहाँ पर आयत, वर्ग, वृत्त ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से कुछ शेप यहाँ पर बताए गए हैं जिसमें घनाभ आता है, गोला आता है, बॉक्स आ जाता है, बेलन आ जाता है, शंकु आ जाता है और पत्थर का टुकड़ा आ जाता है। ये रेखाखंड है यहाँ पर जो एक्स और वाई के रूप में दिखाए जा रहे हैं, यू एंड वी के रूप में दिखाए जा रहे हैं। इनको, इन लाइंस को रेखाखंड कहा जाता है। ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में यूज़ आती हैं, कोड बनाने में, चाप लगाने में। इस तरह से यहाँ पर चित्र होते हैं। इसके बाद कोणों की बात की जाती है तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाया गया है सबसे पहले। देन 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आता है जो कि एकदम स्ट्रेट बनेगा। अलग अलग तरह के यहाँ पर कोण बताए गए। इसके बाद कोणों के प्रकार यहाँ पर बताया गया, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। कोणों के प्रकारों में ऋजु कोण भी आता है, संपूर्ण कोण भी आता है। ऋजु कोण एक स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, 180 डिग्री का कोण होता है। संपूर्ण कोण जो है 360 डिग्री का एंगल होता है जो कि पूरा गोलाकार होता है। शून्य कोण कौन सा होता है? शून्य कोण का मतलब हो जाता है 0 पॉइंट पे ही रहेगा ये। यहाँ पे समकोण इस तरह से आता है। न्यून कोण आ गया। इसके बाद अधिक कोण हो गया। ये अधिक कोण का मतलब हो जाता है कि ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो और 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो और 80 डिग्री से थोड़ा सा कम। देन वृहद कोण आता है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। इसके बाद यहाँ पर आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त इन सारी चीज़ों को बताया गया है। त्रिभुज के बारे में पूरी संकल्पना बताई गई है, कितने कोण होते हैं, कैसी लाइंस होती हैं, किसे त्रिभुज कहते हैं। ये यहाँ पर कई सारे जो है डायग्राम आपको दिखाए गए हैं त्रिभुज के। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आ जाता है त्रिभुज के प्रकार, जिसमें विषमबाहु त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आता है और समबाहु त्रिभुज आता है। ये तीन जो है यहाँ पर प्रकार हो गए इसके। फिर यहाँ पर आयत आ गया। आयत का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, आयत की विशेषताएं बताई गई। फिर इसके बाद वर्ग आता है जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर होंगी। वर्ग की विशेषताएं बताई गई यहाँ पर।
लास्ट यूनिट में यहाँ पर परिमिति आती है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद में कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। एक ही तल में स्थित विभिन्न प्रकार के बंध आकृति को परिमिति का ज्ञान होता है। यहाँ पर परिमिति के बारे में बताया गया, जिसमें आयत की परिमिति बताई गई, त्रिभुज की परिमिति बताई गई, वृत्त के बारे में बताया गया है। इस तरह से ये जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होती है। इसमें आपको डीएलएड फर्स्ट टर्म की मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताया गया है। डीएलएड फर्स्ट टर्म के लिए थैंक यू एवरीवन।